आज बिना रामायणी के ही रह लें। थोड़ी कुछ बातें गणतंत्र दिवस की। पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। 1950 में आज ही के दिन भारत गणतंत्र बना था। गणतंत्र दिवस अलग है और स्वतंत्रता दिवस अलग है। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली थी। 15 अगस्त 1947 को। और जो हम गणतंत्र हुए वो 26 जनवरी 1950 के दिन हुए। तो स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस में भेद है। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। लोगों का शासन, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। इसके पहले अंग्रेजों का शासन था और उसके पहले राजाओं का शासन था। राजा अच्छा हो या कि बुरा हो, उसको एक बार वो गद्दी पर बैठ जाए तो हटाना आसान नहीं होता था। और राजा जब मरे, जब वो हटे, तब उसका बेटा अब वो राजा बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? कोई उसका प्रावधान नहीं, कोई नियम नहीं था। कैसा भी हो, जनता पसंद नहीं करती है, निकम्मा है, काम नहीं करता, लेकिन बना रहेगा क्योंकि राजा का बेटा है। इसलिए राजा बनने के लिए योग्यता की दरकार नहीं है, बस किसी का बेटा होना पर्याप्त है। तो ये जो राजशाही थी, ये राजशाही के बाद गणतंत्र दिवस बना। तो गणतंत्र का मतलब होता है जो राज्य का जो मुखिया होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा और वो एक निश्चित समय के लिए होगा। उसके बाद अगर जनता चाहेगी तो वो फिर से चुना जा सकता है, अन्यथा दूसरा आ जाएगा। इसमें चुने जाने का विधान था और अगर काम नहीं कर सके तो हटाए जाने का, हटा दिया जाएगा। तो ये जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी जो मंत्रियों की परिषद होती है, ये सब जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, चुनाव होते हैं। चुनाव इसके पहले नहीं होते थे। तो गणतंत्र का मतलब होता है आज़ाद तो हम हो चुके थे 1947 को, लेकिन हमारे पास किसका शासन होना चाहिए था ये निश्चित नहीं था। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था इस देश का। तो संविधान लागू हुआ तो जनता के द्वारा, जनता के लिए काम शुरू हुआ। और जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद ही फिर शुरुआत हुई किसकी? चुनाव की। अब थोड़ी सी बातें कुछ और पहले की। अंग्रेज
इस देश में व्यापार करने आए, उनके पहले भी बहुत लोग आए थे। अंग्रेज तो अंतिम में आए। उनके पहले फ्रांसीसी आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने, उनके पहले पुर्तगाली आए थे व्यापार करने, उनके पहले डच आए थे। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये 4 विदेशी लोग हिंदुस्तान में व्यापार करने आए। अकबर का लड़का था जहांगीर, वो हिंदुस्तान का बादशाह था। तो एक पुर्तगाली टॉमस रो हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आया। तो जब किसी को व्यापार करना होता तो पहले राजा से आज्ञा लेनी होगी कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ लाभ आपको देंगे टैक्स के रूप में, बाकी हम रखेंगे और आपकी जनता को नई नई चीज़ें देंगे। तो यहाँ तो फारसी बोली जाती थी और टॉमस रो जो है तो पुर्तगाली था। तो उसने एक आदमी को किराए पर रखा और आकर के बादशाह से बात किया। बादशाह ने कहा किस चीज़ का व्यापार करोगे? उसने कहा हुजूर हमारे यहाँ तंबाकू बनती है। तंबाकू क्या होती है? तो थोड़ा सा उसने निकाल करके पुड़िया में दिया और कहा इसको लेने से हल्का हल्का नज़ला है, जुखाम है, सब ठीक हो जाता है, ऐसे कहा। और हमें क्या मिलेगा? बादशाह ने पूछा हुजूर जो लाभ होगा उसका हिस्सा कुछ आप तक पहुंच जाएगा, जैसे आपकी बाकी की रियाया है, हमको भी कमाने खाने दीजिए। तो सूरत बंदरगाह था। तो सूरत में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लगा लो, अपना गोदाम बना लो। तो जहाज़ से भर करके चीज़ें वहाँ लाते, वहीं उनका गोदाम था, वहीं चीज़ें रख लेते। इसीलिए उसको सुरती भी कहा जाता है, क्योंकि सूरत से बनकर चीज़ें आती थी। तंबाकू वो जर्दा कहलाती थी, पीली पीली होती थी। मुसलमानों ने उसका नाम जर्दा दिया। इस तरीके से उन्होंने व्यापार के लिए हिंदुस्तान में कदम बढ़ाया। जब उनके जहाज यहाँ से मेवा, फल, मसाला, सोने चांदी की चीज़ें लेकर के वापस जाते तो बाकी के लोग पूछते कहाँ से लेकर के आ रहे हो? तो कहे हिंदुस्तान से लेकर के आ रहे हैं। तो वहाँ की जनता अमीर है, बहुत अमीर है। तो पुर्तगालियों की देखा देखी डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये लोग भी अपने जहाज़ों में सामान भर करके लाए हिंदुस्तान बेचने के लिए। और यहाँ कोई कलकत्ता में रुक गया, कोई कोचीन में रुक गया, जो भी समुद्र के किनारे के बंदरगाह हैं वहाँ रुक जाते। अलग अलग राजा होते, उन लोगों को टैक्स देते और व्यापार करते। और उसी समय मुगल सल्तनत, मुस्लिम बादशाह कमज़ोर होते गए, तो छोटे छोटे राजा तैयार होते गए, वो आपस में लड़ते रहते थे। तो अंग्रेजों ने कहा, एक को दूसरे के विरुद्ध लड़वाया और कहा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। और पहली ऐसी घटना उन्होंने बंगाल में की। मीर कासिम वहाँ का नवाब था, उसके सेनापति से ही उसको मरवा दिया। इस तरीके से उन्होंने गंदी राजनीति शुरू कर दी। और फिर सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। वो यहाँ व्यापार करने आए थे, बनिया बन करके आए थे, और यहाँ वो राजा बन गए। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने हिंदुस्तान के अनेक रजवाड़ों को मजबूर कर दिया, तुम लोग राजा बने रहोगे,
अपने राज्य के लिए, लेकिन करोगे वो जो हम कहेंगे। अंग्रेज सरकार जो लंदन में बैठी हुई थी, उसने देखा कि ये लोग बड़ा प्रॉफिट लेकर के आ रहे हैं, बड़ा मुनाफा लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम व्यापार करो और अब हुकूमत हमारी होगी वहाँ। इंग्लैंड की सरकार की हुकूमत हिंदुस्तान पर होगी, क्योंकि बहुत प्रॉफिट, बहुत लाभ था। इस तरीके से अंग्रेज हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर राज करने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी लड़ाई पुर्तगालियों से हुई, पुर्तगालियों को मार के भगा दिया। फिर उनकी लड़ाई फ्रांसीसियों से हुई, फ्रांसीसियों को मार के भगा दिया। फिर अंग्रेज अकेले हिंदुस्तान के राजा बन के लगे रहे। जब भी कोई हिंदुस्तान में कानून बनता था तो इंग्लैंड की संसद में बनता था। इंग्लैंड की संसद में हिंदुस्तान के लिए कानून बनता था। कौन राजा बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, ये इंग्लैंड में तय होता था। इस ढंग से व्यवस्था बनती थी। ये जो आईएएस बनते हैं, ये उस समय इनको आईसीएस कहा जाता था, वो लंदन से आते थे, अंग्रेज लोग आते थे। और इस तरीके से यह देश की व्यवस्था चलने लगी और यहाँ के लोगों ने फिर लड़ाई की। फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया अंग्रेजों का। तो एक लंबे विरोध के बाद वहाँ की एक सरकार थी, उन्होंने कहा अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। चुनाव का जब टाइम आया तो उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। उसी समय विश्व युद्ध चल रहे थे। विश्व युद्ध में अंग्रेजों को बहुत मारा। जर्मनी ने लगातार 15 दिन तक बम बरसाए लंदन में और तहस नहस कर दिया लंदन को। जो विरोधी पक्ष के नेता थे, उनका नाम था एटली। एटली ने कहा अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो ये लड़ाई यहाँ बंद कर देंगे और हिंदुस्तान में आज़ाद कर देंगे। चुनाव हुए और वो जीत गए। तो उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, बड़े मंत्रियों को हिंदुस्तान भेजा और कहा हिंदुस्तान की आज़ादी का काम शुरू किया जाए। 1945 की बात है। तो वहाँ से उनके 3 बड़े नेता आए और हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेताओं से मिले। उन्होंने कहा आज़ादी आपको मिलेगी, लेकिन आपकी सरकार क्या होगी, आपकी नीतियाँ क्या होंगी, संविधान क्या होगा, कैसे चलाएंगे? जैसे पहले चलाते थे, राजाओं को वापस कर देंगे राज्य, कैसे चलाओगे? तब उन्होंने कहा एक संविधान बनाओ। संविधान कैसे बनाओगे? तो एक संविधान सभा गठित करो। तो एक संविधान सभा गठित की गई, उसको संविधान बनाने का काम दिया गया और एक सरकार बनाओ। उन्होंने कहा पहले से निश्चित कर लो कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन कृषि मंत्री होगा, ये सब निर्धारित करो, तब आज़ादी मिलेगी। तो लगभग आज़ादी के पहले से ही कार्यक्रम चालू हो गया था संविधान बनाने का और लगभग 3 बरस में संविधान बना। 1949 में संविधान बन गया भारत का। इसमें पूरे भारतीय लोग ही थे। लगभग 390 लोग चुने गए थे संविधान सभा में।
उस समय पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, जिसे बांग्लादेश कहते हैं वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो लगभग 389 लोग उस संविधान सभा के सदस्य चुने गए और कहा गया कि आप लोग संविधान बनाइए। 60 देशों के संविधान मंगाए गए और उन संविधानों में जो जो बात सबसे अच्छी लगती थी वो उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान में शामिल किया। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाकी लोग तो बड़े विद्वान नहीं थे, साधारण लोग थे। अंबेडकर संविधान विशेषज्ञ थे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, अकेले नहीं बनाया। 389 सदस्य थे, लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ पूर्वी पाकिस्तान चले गए, तो 290 लोग बचे। और जिस दिन संविधान में बन गया, साइन करने की बात आई, तो उसमें भी कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग बचे थे। उसमें महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में, और कुल 284 लोगों ने दस्तखत किए थे। 13 किलो का संविधान बना था। जब ये देश में संविधान बना था तो 13 किलो का था। नवंबर 1949 को संविधान बन गया। उसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, इतना टाइम लगा। और 1949 को 26 नवंबर को बन गया, तो उस दिन लागू कर देना चाहिए था। उस दिन लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? लगभग 20 साल पहले से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता है। कांग्रेस की जो वार्षिक मीटिंग हुआ करती है उसको अधिवेशन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ ये जो अधिवेशन कहा जाता है ना, वार्षिक अधिवेशन, ये कांग्रेस का ही शब्द है। कांग्रेस के नेताओं की जो सालाना मीटिंग हुआ करती थी उसको अधिवेशन कहा जाता था। तो लाहौर में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, बहुत सुंदर एक शहर है रावी नदी के किनारे, वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो नेहरू जी ने घोषणा कर दी कि हम स्वाधीन हो जाएंगे, अगले बरस हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 1929 में उन्होंने कहा था। और अगले 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो आज़ाद तो नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस वाले 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मना दिए और तिरंगा झंडा टांग दिए। और तब से वो हर साल मनाते थे स्वाधीनता दिवस। स्वाधीन नहीं हुए, लेकिन स्वाधीनता दिवस वो हर साल मनाते थे। कांग्रेस की परंपरा हो गई, 26 जनवरी को मनाते थे। तो सन 30 से मना रहे हैं हर साल स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया तो लागू नहीं किया गया। ये इसलिए नहीं लागू किया गया कि अगले साल 26 जनवरी को जब हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे उस दिन इसको लागू कर देंगे। तो इतने वर्षों से हम मनाते रहे स्वाधीनता दिवस, वो अमर हो जाएगा। ऐसा सोच करके 26 जनवरी 1950 आज ही का वो दिन था। 74 साल पहले संविधान देश को समर्पित किया गया। हम भारत के लोग भारत को यह संविधान देते हैं। और उसके बाद से फिर चुनाव हुए संविधान के तहत। इस देश में सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना के मुखिया कि जज? सबसे बड़ा कौन है? कोई नहीं है। सबसे बड़ा इस देश का संविधान है।
संविधान ने ताकत दी है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सेना को, और संविधान से बढ़कर के इस देश में कुछ नहीं है। संविधान में फेरबदल कर दोगे तो राष्ट्रपति सैनिक हो जाए, संविधान में फेरबदल कर दोगे तो प्रधानमंत्री जीरो हो जाए। जब 1950 में हमने संविधान लागू किया तो जो संसद है जहाँ लोग बैठते हैं उसका सबसे बड़ा हॉल है, उसी हॉल पे लोग बैठे थे और ये कहा गया कि देश आज से गणतंत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उसके पहले क्या होता था, जब हम गणतंत्र नहीं हुए थे तो जो हमारा मुखिया था वो अंग्रेज राजा ही हुआ करता था। जब हम आज़ाद हो गए 1947 में, तब भी जो हमारा मुखिया था वो किंग जॉर्ज ही हुआ करते थे, अंग्रेज नाम मात्र को। 47 में हम आज़ाद हो गए, लेकिन संविधान नहीं था हमारे पास। तो बिना संविधान के तुम्हारा मुखिया कौन? तो मुखिया हमारा उस समय तक इंग्लैंड का राजा या इंग्लैंड की रानी वही हुआ करते थे। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन के बाद हमारा मुखिया हमारा राष्ट्रपति होने लग गया और डॉक्टर राजेंद्र बाबू वही हमारे मुखिया हुए। उसके पहले तक इंग्लैंड का बादशाह यहाँ का बादशाह हुआ करता था, उसके नाम के सिक्के चलते थे और वो तो कभी आता नहीं था। एक बार आया 1911 में। 1911 में जब वो आया, आप लोग वहाँ गए होंगे, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बना है समुंदर के किनारे, उसी जगह वो उतरा था। उसकी स्मृति में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेट प्रवेश द्वार भारत का, महाराजा थे उस जगह उतरे थे। और वो आए, कलकत्ता गए तो उन्होंने घोषणा की कि हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली की जा रही है। एक बार आया अंग्रेज राजा, बस दोबारा हिंदुस्तान में नहीं आया। वही आया तो उसी ने घोषणा किया कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है। फिर दिल्ली में बिल्डिंगें बननी शुरू हुई, 20 साल तक बनती रहीं, तब जाकर के कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई। अंग्रेज बादशाह एक ही बार हिंदुस्तान आया तो यहाँ शासन कौन करता था? उसके नाम पर उसका एक प्रतिनिधि यहाँ आता था, उसको वायसराय कहते थे, वायसराय और गवर्नर जनरल। तो जब देश आजाद हुआ तो वायसराय का पत्ता कट गया, वायसराय नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल कौन बनेगा? कोई हिंदुस्तानी ही बनेगा। अब तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दक्षिण भारतीय थे, उनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया हिंदुस्तान का। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से अंग्रेज राजा का नाम यहाँ से कट गया, उसका जो वायसराय होता था उसका नाम कट गया। तब राष्ट्रपति इस देश का मुखिया हो गया और उसी का नाम यहाँ चलने लग गया। जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब उसमें एक विधान था चुनाव आयोग का। एक आयोग होगा, वो हिंदुस्तान में चुनाव करवाएगा। तब सन 1951 में चुनाव के डेट घोषित की गई और जो सरकार चल रही थी, वो जो संविधान बनाने के लिए जो लोग चुने गए थे, उन्हीं लोगों में मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, यही सब चुन लिए गए थे। संविधान बनाने वाली जो टीम थी वही यहाँ की सरकार भी बना रही थी, वही सरकार का काम कर रही थी। चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव कब हुए? जब संविधान आज के दिन लागू हुआ ना, तब फिर पहली बार सरकार को लगा कि अब चुनाव करवाना चाहिए। क्यों? चुनाव करवाता कौन? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कहाँ था? वो संविधान में था। जब संविधान लागू किया तब जाकर के 1951 में दिसंबर लास्ट में पहली बार चुनाव हुए। और उन चुनाव में जो सरकार पहले थी कांग्रेस की, वही सरकार बनी रही, वही सरकार काम करती रही। नेहरू जी तो मरते दम तक 1964, 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 में चुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रपति चुने गए। फिर अगली बार इलेक्शन हुआ तो फिर चुने गए। सन 62 तक वो राष्ट्रपति थे, 3 बार हुए, 2 बार चुने गए और पहली बार अंतरिम, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जब देश में संविधान लागू हुआ तब जाकर के ये देश गणतंत्र हुआ। बहुत से लोग थे, राजा थे, वो कहते थे ये हमारी जमीन है, ये हमारी रियासत है, हम यहाँ के राजा हैं, हम किसी मुख्यमंत्री को नहीं मानेंगे। राजस्थान में हम लोग एक जगह गए हुए थे, डीठ, क्या नाम साहब जी? डीठ, डीड, डा गा गा डीग, डीग का राजा था और राजस्थान में पड़ती जगह, और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री अपने काफिला को लेकर के आ रहे थे, तो डीग का जो पहले का राजा था उसने कहा मैं यहाँ का राजा हूँ, मुख्यमंत्री मुझसे बड़ा है क्या? और वो अपनी कार लेकर के मुख्यमंत्री के काफिले के सामने जाकर खड़ा हो गया और बंदूक निकाल ली, देखता हूं कैसे जाएगा मेरे राज्य से। तो मुख्यमंत्री के जो लोग थे सुरक्षा, उन्होंने उसको वहीं गोली मार दी, सड़क पर ही गोली मार दी। उसका महल है, उसकी सेना है, उसके लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन तो मुख्यमंत्री से तो नहीं टकरा सकते, वहीं पर गोली मार दी। सड़क के एकदम बगल में ही मारे थे, वहां पर एक छोटा सा स्मारक उसके लोगों ने बनाया है। जो चुने हुए राजा थे वो, उनको लगा कि अब हमारी सत्ता कमजोर है, अब जो चुने हुए लोग हैं वो महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो संविधान का मूल्य यही है कि इस देश में जो पहले राजा हुआ करते थे वो राजा खत्म हो गए, अंग्रेज बादशाह थे वो अंग्रेजों की सब कुछ चली गई चीजें, और हमारे पास क्या था? पहली बार लगा कि आम जनता, सामान्य लोग वो मुखिया बन सकते हैं। राजेंद्र बाबू बड़े साधारण जगह के थे। नेहरू जी तो खैर धन धान्य से संपन्न थे, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन नेहरू जी के बाद जो हुए लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है। गुदड़ी माने जिसने रजाई ना ओढ़ी हो, कभी गुदड़ी से काम चलाया हो, ऐसा गरीब आदमी था, वो देश का प्रधानमंत्री बना। तो संविधान लागू करने से ये हुआ कि जनता ने चुनाव में वोट देना सीखा। अभी कितना हो पाया, वास्तविकता कितनी हो पाई, ये अलग बात है। ग्वालियर घराने के जो माधवराव सिंधिया की फैमिली है, जिनका बेटा ज्योतिराव सिंधिया वही बीजेपी में नागरिक विमानन मंत्री है। जब 1857 की लड़ाई हुई थी, रानी की झांसी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी, तो इसी सिंधिया ने अपने सैनिक भेजे थे
अंग्रेजों की मदद के लिए। और उन अंग्रेजों के साथ मिलकर के इन्होंने झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लोगों पर गोलियां चलाई थी, इसी सिंधिया परिवार ने। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बड़े बड़े घराने के लोग चुनाव में जीतते गए और मंत्री बनते गए, राजा भी बने रहे, सब सुविधाएं लेते रहे। माँ भारतीय जनता पार्टी में तो बेटा कांग्रेस में, जिसकी जो भी सरकार आ जाए काम इनका होता रहेगा। सरकार कोई भी आए, इन राजाओं की मनमानियां चालू थी, भोग विलास चालू था। इन लोगों को सरकारी पैसा मिला करता था हर बरस, क्योंकि पहले के राजा थे, जिसकी जितनी बड़ी सीमा होती थी उसको उतना पैसा मिलता था, कोई कमी नहीं थी। पैसा कौन देता था? जनता का पैसा, टैक्स का पैसा दिया जाता था इन राजाओं को। 1971 में मिसेज इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उनका बहुत दिन तुम खा चुके हो, अब नहीं देंगे। पेंशन मिलती थी, बड़ी पेंशन मिलती थी, करोड़ों करोड़ों की पेंशन मिलती थी, सब खत्म एक झटके में। तो शौक उनके सब नवाबी, अब पैसा कुछ नहीं। तो फिर ये कमजोर हुए राजा लोग। अब तो राजाओं की हालत ऐसी है कि उनके महल तो हैं बीघों में और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी पुताई करवा सकें। तो जनतंत्र से मैं कई बार सोचा करता हूं, राजा लोग कभी सोचे होंगे एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग नहीं रहेंगे, जनता भर रहेगी? कोई सोचा रहा होगा? दिल्ली में मुसलमानों के बादशाहों के बच्चे रिक्शा चलवाते हैं और उससे गुजारा करते हैं। कभी सोचे थे वो कि ताजमहल और लाल किला बनवाने वाले लोगों के बच्चे जो है सड़कों पर रिक्शा चलाएंगे? ये शक्ति जनतंत्र में ही है, ये शक्ति संविधान में ही है। एक चीज गलत होती जा रही थी, वो थी परिवारवाद। जैसे बनिया का बाप, बनिया का बेटा बनिया होगा, वैसे ही नेता का बेटा नेता। अब उसमें योग्यता है कि नहीं है नेता बनने की, लेकिन उसको जबरदस्ती वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। ये चीज गलत हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा आदमी सत्ता के केंद्र में आया है, प्रधानमंत्री बना है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि उसके बाप दादा राजनीति में थे। पहली बार वो ऐसा एक आदमी आया है जो अपने दम पर आया है, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है, इसलिए लोगों का उस पर विश्वास है। उसके लोग बड़े साधारण हैं, उसके साथ बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन वो आदमी अकेले जनता को इस बात का विश्वास दिला रहा है कि मेरे पुरखे राजनीति में नहीं थे, मैं धनी आदमी नहीं हूं, मेरी जात ऊंची नहीं है, लेकिन मुझ में ईमानदारी है, मैं ईमानदारी से काम करना चाह रहा हूं। तो जनता उसको मौके दे रही है। ये जनतंत्र और गणतंत्र इसी में संभव है, अन्यथा ऐसे आदमी का तो वहां पहुंच पाना भी मुश्किल था। और वो अब एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जिसमें सामान्य आदमी को ऊंची जगह पर बैठाया जाए। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए, एक मोहन यादव नामक एक आदमी को
मुख्यमंत्री बनाया गया। उसकी कोई राजनीतिक समझ नहीं थी ऐसी। एक एमएलए था, उसको बनाया गया और बड़े बड़े लोगों को किनारे कर दिया गया। उसी तरीके से उन्होंने राजस्थान में किया। यही तो है जनतंत्र की शक्ति, यही है ताकत। गांधी जी को जो हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, वो इसीलिए मानते हैं कि वो कोई राष्ट्रपति नहीं थे, वो कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। जनता जानती थी कि ये आदमी जो करेगा वो सही करेगा, जनता का विश्वास था उन पर बस। बाकी उनकी बातों को तो नेता भी नहीं मानते थे कई बार। वैसे ही अभी ये दौर चल रहा है। जनता का एक आदमी पर विश्वास है, उसी विश्वास के नाते वो आदमी जनता सत्ता पर काबिज है और काम कर रहा है। और आप एक चीज सोचें, 70 साल 75 साल बाद भी, सन 47 में हमें आज़ादी मिली, इतने वर्षों बाद भी अगर हम अपने एक आदमी को मकान ना दे सकें, छत ना दे सकें, लेटरिन बाथरूम ना दे सकें, खाना बनाने को चीज़ें ना दे सकें, दाल चावल ना दे सकें, चीनी ना दे सकें, नमक ना दे सकें, तो क्या मिला उसको? 3 पीढ़ी के बाद भी अगर ना मिल सके तो ये आदमी कुछ बहुत काम कर पा रहा हो या ना कर पा रहा हो, लेकिन ये आदमी कम से कम लोगों को दाल रोटी तो दे पा रहा है, छत तो दे पा रहा है। पहले की सरकारें तो नहीं दे पाई। कांग्रेस ने लगातार गवर्न किया इस देश को और बहुत तरीके से किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन एक गलती ये हो गई कि कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं आ पाया था। अगर कांग्रेस नहीं तो फिर कौन? ये पहली बार ये सरकार आई है, उसने सिखाया है, उसने दिखाया है लोगों को कि अगर कांग्रेस नहीं भी रहेगी तो भी यह देश चलेगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस खत्म तो देश खत्म। तो ये बड़ी सकारात्मक चीज हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री गए तो उनकी बेटी बनी, बेटी गई तो फिर उनका बेटा बना, अब बेटा गया तो फिर बेटा बने। ऐसा नहीं, ये गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है, बस जनता का उस पर विश्वास होना चाहिए। इस सरकार की कुछ नीतियों से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी छोटी चीजें हैं। अब जैसे मैं कहूं, अगर मंदिर का नाम लूं, मंदिर का मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इस देश में 80 करोड़ हिंदू हैं, वो चाहते हैं कि अयोध्या हिंदुओं की नगरी है, वहां पर हमारे राम का मंदिर हो जाए, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई उसमें? बना देने दो मंदिर, करने दो, ये तो कोई मुद्दा नहीं बहुत बड़ा। 70 एकड़ की जमीन है अयोध्या में, वो राम मंदिर के लिए दी गई है। 70 एकड़ में 7 एकड़ में मकान बना है, मंदिर बना है, और एक अच्छी जमीन अयोध्या में ही मुसलमानों को दी जा रही है, वहां पर मस्जिद बनाए, मुसलमान जाएं अपने मस्जिद में, हिंदू जाएं अपने मंदिरों में। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात हो गई या कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात हो गई? लेकिन इस बात को बहुत तूल दिया गया। इतना तूल देने की जरूरत नहीं है, साधारण सा काम है। जो ये देश 70-75 वर्षों में यहां तक पहुंचा है, वो कांग्रेस ही लेकर के आई है। उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। जो उन्होंने संस्कृति विकसित की है, जो समाज विकसित किया है, ये उन्हीं की देन है। अब जनता के मन में आया
कि हम एक अब दूसरा प्रधानमंत्री चुने, दूसरी सरकार चुने, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। यह सिर्फ जनतंत्र में ही, लोकतंत्र में ही संभव था, वरना तो राजाओं के दरबार में जो भी विरोध करता था उसका सिर कलम कर दिया जाता था, जनता का मुंह बंद रहता था। ये संविधान की ही ताकत है। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन जनता जैसे जैसे पढ़ेगी, सफदर हाशमी एक कलाकार थे, 34 साल के थे, एक नाटक कर रहे थे, सड़क के किनारे नाटक करवाते थे, वो सामाजिक नाटक होते थे। तो एक नेता का काफिला निकल रहा था, तो जनता वहां बैठी हुई थी, दिल्ली की घटना है। तो उस नेता के गुंडों ने कहा, ये सब हटाओ अपना एक तरफ। उन्होंने कहा, छोटा सा नाटक है, 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, आप निकल जाइएगा। गोली मार दी उसको वहीं पर। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, वहीं पर गोली मार दिया उसको। कुछ भी नहीं समझे गुंडे लोग। कांग्रेस का नेता था, विधायक था वहां का, उसके लोगों ने गोली मार दी सफदर हाशमी को। और सफदर हाशमी क्या कहा करते थे, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। काखा गाघा को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, अलिफ को पढ़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो घर बनाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो सड़क बनाने वालों। अंधविश्वास को हटाना है तो पढ़ना लिखना सीखो, सरकार बनानी है तो पढ़ना लिखना सीखो। जितना जनता शिक्षित होगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना समझ में आएगा जनता की शक्ति क्या है। और जितना जनता निरक्षर रहेगी, जितना जनता भोंदू रहेगी, उतना नेताओं की चांदी रहेगी। आप दिल्ली जाएं और दिल्ली देखें, एक कोने से दूसरे कोने चले जाओ दिल्ली में, सड़कें सड़कें सड़कें, 4 4 8 8 16 लेन की एक सड़क है दिल्ली में 16 लेन की। दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है, वहां पर जो सड़क बनी है वो 16 लेन की है। 8 लेन का पुल है और 4 लेन दाईं तरफ नीचे, 4 लेन बाईं तरफ नीचे, 16 लेन का पुल बना है, रास्ता बना है। और दिल्ली से दूर दूर 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक चले जाओ, सब जगह काम हो रहा है। विद्यालय हैं, हॉस्पिटल हैं, सड़कें हैं, सफाई है, सब काम हो रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोग वहाँ के शिक्षित हैं, वो काम करवाना जानते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, अभी कूड़ा निकाल करके डाला उन्होंने नाली से, 6 दिन हो गए, अभी वैसे ही पड़ा हुआ है कूड़ा सड़क के किनारे। उसको रोज फोन करो कि भाई आकर के उठा ले जाओ, उठा ले जाओ, सब बिखरा जा रहा। हाँ हाँ कल आएंगे, हाँ आ जाएंगे, हाँ कल आएंगे। जितना जनता कमजोर होगी नेता उतने मजबूत होंगे, और जनता जितनी मजबूत होगी नेता उतने कमजोर होंगे। तो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति जनमानस जितना जागरूक होता जाएगा, लोकतंत्र उतना मजबूत होता जाएगा। और ये ताकत, ये शक्ति हमें संविधान से ही मिलती है। और ये संविधान आज से 74 बरस पहले आज के दिन लागू हुआ था,
और तब पहली बार हम लोगों ने जाना था कि जनता सिर मुकुट है, राजा नहीं। इसमें कुछ कमियां हैं। अंग्रेज लोग तो हंसा करते थे कई बार, इतना गरीब है, इतना अशिक्षित है हिंदुस्तान, कैसे चल पाएगा। लेकिन वो सारी कमियों के बावजूद हिंदुस्तान अभी भी चल रहा है। ये गौरवमयी क्षण है, ये हमारे स्वर्णिम दिन हैं। और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो जनता से अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी बढ़िया है। नीतियों में कमी बेसी तो हर जगह होती है, अगली सरकार आएगी वो उनकी कमियों को दुरुस्त करेगी, लेकिन जितना महत्व उन्होंने जनता को दिया है इसके पहले वो कम ही दिखता था। आज ये 26 जनवरी का दिन थोड़ी सी कुछ बातें समझ में आई, वो यहाँ से कह दी गई। जय हिंद।